से भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इनवाइट किया जाता है। MBS को भी इनवाइट किया गया था, मोहम्मद बिन सलमान को भी, वो नहीं जा सके। और दूसरा, इन्होंने $50 बिलियन जो है वो यूक्रेन के लिए डोनेट किया है। अब ये और बात है कि वो पैसा है जो असल में रशिया का ही है और वो यूक्रेन को दे दिया है। तो आप कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले ये समिट कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? देखिए, G7 एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट होता है बिकॉज की जो यूरोप की और आप इसको कह रहे हैं एक वेस्टर्न ब्लॉक है, उसकी रिच कंट्रियां आकर के बैठती हैं। जापान इज एन आउटलायर, बट मोस्टली जो है ये, अगर आप G7 के मेंबर देखें तो ये यूरोपियंस हैं और अमेरिकन हैं, तो दे आर कंट्री ऑफ रिच पीपल। अब इसके साथ ये कि G7 एक समय तक तो रिलेवेंट था, आज G7 की रिलेवेंस उतनी रह नहीं गई है, क्योंकि और भी नए नए प्लेयर जैसे इंडिया है, आपने सऊदीया का नाम लिया, ये टाइप के प्लेयर भी दे हैव इमर्ज ऑन द रीजन ऑन द सीन। तो इनकी रिलेवेंस तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये कि अब धीरे धीरे ये G20 जो है वो ज्यादा अच्छा ग्रुप बन रहा है। और सो इन दैट रिगार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रही बात, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि रशिया के फ्रोजन असेट्स को इन्होंने, उससे जो पैसे बनाए अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन, वो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम यूक्रेन को देंगे, और ताकि यूक्रेन जो है उससे अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो कर सके, प्लस अपनी डिफेंस को भी वो उससे बूस्ट कर सके। आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रेज वर्दी डिसीजन, बिकॉज ये आप अर्क करके किसी को आप सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते। आपको एक मिडवे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो बुनियाद थी वो वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रीटी ऑफ वसाई में रख दी गई थी। आपने जर्मनी को ह्यूमिलिएट इतना कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 होना ही था। आप फिर वही काम कर रहे हो। यूरोप इज नॉट रेडी टू लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस मिस्टेक्स। आप फिर वही काम कर रहे हो, आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो रशिया को। और अगर आपने रशियन असेट्स को फ्रीज करके और ये अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप समझते हो यू विल बाय पीस फ्रॉम दिस। भाई कंसर्न्स क्या है, उन कंसर्न्स को क्यों नहीं मिल बैठ के बातचीत कर रहे हो? आखिर वो आपके ही लोग हैं, वो भी गोरे हैं, आप भी गोरे हो, वो ईस्टर्न यूरोप ब्लॉक है, आप जो है वेस्टर्न यूरोप ब्लॉक को बैठ के बात करो ना। अगर रशिया की कंसर्न्स है नेटो के ऊपर तो उसको क्यों नहीं आप सुनना चाह रहे हो? आपने एक आर्च एनिमी बना रखा है दुनिया भर को, तो आप ये कहते हो कि आप डायलॉग करें, डिप्लोमेसी करें। आपका डायलॉग और डिप्लोमेसी क्या सैंक्शन है? ये आपका कि गैसप्रॉम बंद कर दो, उसके बाद स्ट्रीम नॉट बंद कर दो, उसके बाद जो है फ्रोजन असेट से जो पैसे लेकर के उसको दे दो। ये दिस इज नो वे टू अटेन पीस, और दिस इज नो वे अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि ये तो आप ये ना, इट्स लाइक रबिंग सॉल्ट टू द वुंड वाली बात हो गई कि आपने ना घाव पे नमक लगाने की बात हो गई है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इससे क्या पुतिन को अच्छा मैसेज आएगा? पुतिन इज हियर टू स्टे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, पुतिन इज हियर टू स्टे। सेम इज आप नेटो से बात करो कि भाई क्या जरूरत है ईस्ट वेड एक्सपेंशन की, आप उसमें फिनलैंड को जोड़ दो, नए मेंबर जोड़ दो, तो इससे क्या आप हासिल करने वाले हो मुझे कुछ पता नहीं है। दैट इज अ वेरी आई वुड से वेरी अनडिप्लोमेटिक, वेरी अनफ्रेंडली जेस्चर। दिस इज अ हॉस्टाइल जेस्चर, आप ऐसे कह लें आरजू जी, कि ये हॉस्टिलिटी क्यों आपने रखनी है। बट एनीवेज, सो बी इट। अब ये G7 पे इनकी जो मुझे ये देखना होगा कि चूंकि चाइना भी नहीं है इसमें, तो जब ये इनका आएगा फाइनल आउटकम कि क्या ये डिसाइड करते हैं कैसे मीट आउट करेंगे इस सिचुएशन को जो कि डेवलप हो रही है, things will be more clear then. अभी तो फिलहाल G7 is a very important richest country का क्लब है, मगर मेरे ख्याल से ज्यादा सिग्निफिकेंट अब G20 की है। G7 वो रिलेवेंस नहीं रखता दुनिया भर के लिए। वर्ल्ड के लिए तो हो सकता है, दुनिया भर के लिए नहीं है। अब उन्होंने सऊदी अरेबिया को और इंडिया को एज एन ऑब्जर्वर स्टेट्स कहते हैं जिनको, वो बुलाया है और उनके साथ वो बात करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं सिग्निफिकेंस कि अभी आपने देखा यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में जो राइट विंगर पार्टी है, राइट विंग, आई हेट टू यूज द वर्ड, लेकिन बेसिकली जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो एक कल्चरल प्रोटेक्शन की बात करती हैं, दे हैव हैड अ फील्ड डे इन द इलेक्शन। तो वो थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। तो उसके बाद जो धीरे धीरे यूरोप का जो शेप हो रहा है, लिबरलिज्म से वापस जो वो नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो उनका इंडिविजुअल लिबरलिज्म था, दैट हैज बैकफायर। तो इस पे बैठ के देखना पड़ेगा कि दुनिया कैसे शेप करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया गया है, वो पहले ही इलेक्शन से पहले कर दिया गया था। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी। जी, तो बिल्कुल मोदी जी भी गए हैं और उनका जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो फर्स्ट विजिट जो है वो इटली का है, और हमेशा से हमने देखा कि बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं इटली और भारत के बीच में। मोदी जी की तो बड़ी पिक्चर्स आती, फोटोज आती रही हैं जो हम देखते रहे उनके। अभी भी लोग बड़े बड़े खुश हो रहे थे और इस तरह से। तो लेकिन ये कि आपके ख्याल से क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाके बात करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक तो यूक्रेन का मुद्दा ही सबसे पहले उठेगा, क्योंकि यूक्रेन को भी बुलाया गया है, रशिया को भी बुलाया गया। मोदी जी से बहुत जबरदस्त एक्सपेक्टेशन होगी, ऑफ द कैमरा ये बातचीत कही जाएगी कि आप, बिकॉज कि देयर इज नो वन इन G7 जो कि पुतिन साहब से डायरेक्टली बात करे। कोई ओवरचर बचा नहीं है, क्योंकि हॉस्टिलिटी क्रिएट कर दी इन्होंने। मैक्रो साहब ने शुरू में बहुत ट्राई किया था, इमैनुअल मैक्रो साहब ने, बट दैट आल्सो डिडंट बियर द फ्रूट। तो मेरे ख्याल से जो ये अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट तो की जाएगी कि आप ही हैं इस समय जो पुतिन से भी बात कर सकते हैं और जिसको हम पे भी भरोसा है। आप ही एक यू आर द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन रशिया एंड द G7। तो आप हमारी तरफ से एक एमिसरी बने, और आई थिंक पुतिन भी इसको, प्रेसिडेंट पुतिन भी उसको माइंड नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, हम मोदी जी से बात करने को तैयार है, मोदी जी के थ्रू बात करने को तैयार है। और आप देखें, इसीलिए वो जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनको भी बुलाया गया है, मोदी जी की उनसे बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल से जो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा ये जो मैसेज दिया जाएगा, इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पीस प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक मेजर प्लेयर के रूप में यूरोप देख रहा है, और समझिए उनकी काफी आशाएं हैं। और बिकॉज कि बाकी सब तो चलता रहेगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बातचीत होगी, चाइना वाली भी बातचीत होगी, जो कि वो वन बेल्ट वन रोड से अभी इटली ने पुल आउट किया था। तो वो सब तो होगा ही होगा कि भाई कैसे हम जो वर्ल्ड कनेक्टिविटी है, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड का मॉडल है, उसका ऑल्टरनेटिव कैसे हम दे सकते हैं, कैसे यूरोपियन फंडिंग और अमेरिकन फंडिंग इंडिया के साथ मिलकर के उसका एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दुनिया को दे सकती है, ताकि वो हमसे रोड बेल्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे डेवलप करवाएं। बट मुझे लगता है कि ये एक मैसेजिंग की जाएगी दुनिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कि अब आप इस मैटर में फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व होइए, और हम चाहते हैं कि आप जेलेंस्की से जो बातचीत की है वो पुतिन तक ले जाए। बिकॉज कि यूरोप ने तो कुछ नहीं छोड़ा कि वो एक ओवरचर भी नहीं छोड़ा कि वो पुतिन साहब से बातचीत कर सके। तो मोदी जी विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन कमिंग डेज। ही विल हैव अ वेरी बिजी रेनी डेज इन इंडिया, बिकॉज dialing between Ukraine and Russia will be his main task for the time being. बिल्कुल, लेकिन सर अगर मोदी जी इतना एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह करवाने की या टेंशन कम करने की, तो फिर चाइना या पाकिस्तान के साथ भारत की क्यों नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान के साथ देखिए, ये तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है। चाइना का हम अगर अलग अलग देखें, अब आप देखिए, जो मुझे आपके ही न्यूज चैनलों से पता चला है कि चाइना ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि आप जो है पीस प्रोसेस करें, आप भारत के साथ अपने जो मटेरियल है या अपनी जो एनिमोसिटी है उसको कम करें। बिकॉज चाइना भी ये चाहता है कि वो इस इलाके में किसी भी तरीके की हॉस्टिलिटी ना ग्रो हो, ठीक है ना, क्योंकि वो चाइना के लिए भी ठीक नहीं है, वो चाइना के लिए भी किसी तरीके से प्रोडक्टिव रिजल्ट तो नहीं होगा कि अगर यहाँ पे जो है वो वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट हो जाए और ये जो रीजन है ये वर्ल्ड, जिसे कह लीजिए वर्ल्ड गेम का एक हॉटस्पॉट बन जाए। चाइना वुडंट वांट दैट। सो चाइना भी कुछ ओवरचर्स दे रहा होगा इंडिया को। अब वो कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, अभी आपके ही प्रोग्राम में मैं सुना था कि वो अपने अरुणाचल प्रदेश के कुछ साइड का या अपनी तरफ के कुछ टिबेट उबेट का नाम चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा मोदी जी ने कहा कि तुम 10 का चेंज करोगे तो हम 30 का नाम चेंज कर देंगे, तुम अगर उसका नाम चिंग चोंग रखोगे तो हम उसका नाम जो है सिंगड़ा माता करके कुछ नाम लग देंगे। आप जो करते रहिए, तो वो चलता रहेगा। बट ये कि ऑफ द, जिसे कह लीजिए बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये तो मुझे अभी नहीं पता है। न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि हाउ चाइना वांट्स टू रिजॉल्व इट। लेकिन आपको तो चाइनीज ने भी कहा है कि भाई खत्म करो ये हॉस्टिलिटी को। लेकिन पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी देखिए, क्योंकि हम एक लोग हैं, ठीक है ना, अब इसके लिए चाहे कोई कितनी भी गालियां दे, हम लोग एक लोग हैं। अब आपको और हमसे कोई अलग कर दे, यार ये हो ही नहीं सकता ना।
आप हमारे से 160 किलोमीटर दूरी पे रहती हैं प्रयागराज या इलाहाबाद से, तो आपको ये कह जाए कि हमारी आपकी बातचीत नहीं होगी, ये तो असंभव है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कैसी बातचीत होगी। जो मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हॉस्टिलिटी किताबों में पढ़ा दी गई है, और आपने कोई एजुकेशन इमरजेंसी घोषित की थी, मैंने पढ़ा था जब नवाज शरीफ साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे कि एजुकेशन इमरजेंसी करेंगे, तो आई होप कि वो होश के नाखून लें। उनको अपने अंदर से ये जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और ये सब जो कंटेंट है, माल मटेरियल है, उसको निकालना होगा पाकिस्तान को। उनको एक नॉर्मल स्टेट बनना होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी का हम सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वायबल कंट्री बने और वो खूब डेवलप करे। लेकिन हम पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि भैया उसका ये सपना हो दिन रात को हिंदुस्तान को बर्बाद कर दो, कभी यहां पे अटैक करा दो, कभी वहां अटैक करा दो। इसकी वजह से लोगों में इतनी ज्यादा समझ लीजिए डिसअपॉइंटमेंट है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो खंजर ही मारेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इटली में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात काफी चर्चा में रही। हालांकि इन सबके अलावा इस सम्मेलन में एक फैमिली फोटो काफी चर्चा में आ गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि G7 का सदस्य न होते हुए भी भारत का दबदबा कायम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका वहां गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच राष्ट्र के रूप में भाग लिया। दुनिया भर के नेताओं ने शुक्रवार रात G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच राष्ट्र सत्र में एक फैमिली तस्वीर खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह तस्वीर साझा की है और उन्होंने लिखा कि इटली में G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ पीएम मोदी के तस्वीर साझा करते ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई। लोग जमकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी मंच पर बीचों बीच खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी खुद नीचे वहीं लाइन में खड़ी